हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हैं, राइट? और आज हम लोग यूनिट 2 का सेकंड पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको यहीं से आते हुए दिखेंगे इस यूनिट में। ठीक है, तो चलिए इसको कवर करते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। बिकॉज़ अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया, हमने मेमोरी के बारे में पढ़ लिया, मेमोरी का स्टोरेज कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया, राइट? ऑल द थिंग्स अबाउट मेमोरी स्टोरेज और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी मेमोरीज़ के टाइप्स भी हमने पढ़ लिए, राइट? अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियोज़ तो पीछे अवेलेबल है, आप इस प्लेलिस्ट में पीछे देख सकते हैं, राइट? प्रीवियस वीडियोज़ को आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, दोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में। Okay, now we are moving to the next topic, which is information processing and in learning and memory. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्राउन की एक सेइंग है कि द मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी आर एट द एसेंस ऑफ हाउ द ब्रेन वर्क्स, राइट? कि आप लोग इसको एनालाइज करिए, इसके बारे में सोचिए, ये लाइन क्या कहती है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारे पास एक लाइन है जो स्कैंटलर एंड टॉल्विंग की बहुत फेमस लाइन है। वो कहते हैं कि अ मेमोरी सिस्टम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रेन मैकेनिज्म, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट प्रोसेसेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ इट्स ऑपरेशन। देखिए, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीन चीजें लिखी हुई है। अ मेमोरी सिस्टम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द ब्रेन मैकेनिज्म, यानी ब्रेन कैसे मैकेनाइज होता है, ब्रेन कैसे वर्क करता है। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट प्रोसेसेस, कौन कौन से इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करता है। एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, यानी उसके ऑपरेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों एस्पेक्ट्स को मिला के एक मेमोरी सिस्टम बनता है। मेमोरी का प्रोसेसिंग समझ में आएगा हम जब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली ये कहता क्या है, इसको अगर हम और सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो ये कहता है, ये जो लाइन है ये क्या कहती है, मेमोरी इज द कंबाइंड टोटल ऑफ ऑल मेंटल एक्सपीरियंसेस। मेमोरी क्या है, ये एक कंबाइंड टोटल है, मतलब हमारी जो जितनी भी मेमोरी है वो सारे हमारे एक्सपीरियंसेस से है, राइट? यानी हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसका एक कॉम्बिनेशन है हमारा मेमोरी। इमेजिन करिए, अगर आपकी मेमोरी नहीं है तो क्या आपको आपके एक्सपीरियंसेस याद होंगे? नहीं रहेंगे, राइट? या इमेजिन करिए, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो उसकी मेमोरी आपके पास अवेलेबल होगी? नहीं होगी, राइट? तो हमारी मेमोरी बेसिकली क्या है, हमारी मेमोरी हमारे एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है हमारे सारे एक्सपीरियंसेस का। अब अगर आप सेकंड लाइन को ठीक से समझने की कोशिश करें तो ये कहता है कि हमारी मेमोरी जो है, राइट, इट इज प्रिमाइज्ड ऑन द बिलीफ दैट मेमोरी इज अ मल्टीफेसेट। मतलब मेमोरी के बहुत सारे फेसेस हैं। आप अगर क्यूब को देखें या क्यूबॉइड को देखें तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल फेसेस होते हैं, राइट? आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, राइट? देयर आर मल्टीपल फेसेस और ये फेसेस मिलके एक क्यूब बनाते हैं, राइट? दे आर मल्टीपल मल्टी फेसेड, इफ नॉट मल्टी स्टेज। सिर्फ ये मल्टी स्टेज नहीं है, ठीक है? अगर आप हम मेमोरी के बारे में देखें तो ऐसा नहीं है कि मेमोरी जो है वो डिवाइडेड है मल्टीपल स्टेजेस में। ये मल्टी फेसेड भी है, ये एक पूरा पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये मल्टी फेसेड एंड मल्टी स्टेज सिस्टम ऑफ कनेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस दैट इनकम्पासेस अ लाइफ टाइम्स accomplish accumulations ऑफ परसेप्शंस। यानी हमारे लाइफ टाइम में जितने भी परसेप्शंस है उन सब का एक एक्यूमुलेशन है, बट एक बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स में और मल्टीपल फेसेस के फॉर्म में, राइट? मतलब उसके अलग अलग डायमेंशंस है, राइट? अब अगर हम मेमोरी के बारे में बात करें तो मेमोरी जो है, देखिए, आप किसी भी एक मेमोरी को, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक मेमोरी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को अ, जो स्मेल है रोज की वो बहुत अच्छी लगती है, दैट इज माय मेमोरी। अब वो जो रोज की स्मेल है, अब उससे बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। क्यों मेरे को वो अच्छी लगती है? क्योंकि उसके साथ मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे जुड़े हुए हैं, राइट? जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को रोज दिया, राइट? दैट इज फर्स्ट एक्सपीरियंस जो अ, जिसका जिसका आउटकम अच्छा था, सो आई आई एम प्रोन टू रोजेस, राइट? या आपको कभी किसी किसी रीजन की वजह से रोज मिला,
राइट? मेबी वो एक्सपीरियंस अच्छा होगा अ अ, उसकी वजह से कई बार रोज़ेज़ जो है अ, उसके स्मेल आपको आपका मूड एकदम अचानक से ठीक कर देते हैं, राइट? उसकी वजह से वो रोज़ आपको अच्छा लगेगा, राइट? तो उसके जो है मल्टी डायमेंशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही एक्सपीरियंस की रोज़ अच्छा लगता है, दैट इज़ माय मेमोरी, राइट? बट उसके अलग-अलग डायमेंशंस हैं, क्यों अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है, क्या एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से मेरे को वो अच्छा लगता है? कई लोगों को रोज़ बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? बिकॉज़ ऑफ द स्मेल, बिकॉज़ ऑफ द अपीयरेंस, बिकॉज़ ऑफ द टेक्सचर या किसी और पर्टिकुलर रीज़न की वज़ह से। नाउ दैट इज़ द मेमोरी। हमारे एक्सपीरियंसेस जितने भी हैं वो सब जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं तो दे फॉर्म अ मेमोरी। आई होप ये क्लियर है, राइट? अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन-कौन से डेफिनिशंस हैं मेमोरी के बारे में। नाउ एली स्मिथ जो है इनका डेफिनेशन बहुत फेमस है। इन्होंने 2001 में जो है मेमोरी के बारे में कहा। तो इन्होंने बोला जनरल एबिलिटी और फैकल्टी दैट इनेबल अस टू इंटरप्रिटेट द परसेप्चुअल वर्ल्ड टू हेल्प ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सेज टू चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो हमारी एबिलिटी है इसको करने की, ठीक है, किसी चीज को इंटरप्रिटेट करने की, उनको ऑर्गेनाइज करने की और उस पे रिस्पॉन्ड करने की, राइट? ये जो एबिलिटी है यही तो हमारी मेमोरी है। तो एला स्मिथ का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट? इन्होंने मेमोरी के बारे में ये बोला। देखिए, सो अगर आप एला स्मिथ के मॉडल को ध्यान से समझेंगे तो ये जो मॉडल है ये काफ़ी ये बात करता है मेमोरी के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बारे में, राइट? मेमोरी का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है और वो कैसे फंक्शन कर रहा है, राइट? और वहाँ पे जो मल्टी फंक्शन कैपेबिलिटी है मेमोरी की, उसके बारे में ये बात कर रहा है, राइट? तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुए और बहुत ज़्यादा इस पे आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड दे केम अप विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट। उसके उसके बाद जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है बार्टलेट, राइट? सर फेडरिक चार्ल्स बार्टलेट्स, ठीक है? तो इन्होंने जो वर्क किया, इन्होंने जस्ट ये नहीं बताया कि जो मेमोरी है ना, वो बस स्टोर करने के लिए होती है। इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया मेमोरी का स्ट्रक्चर और इनका जो वर्क था देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बार्टलेट्स वर्क एस्टैब्लिश टू कंसिस्टेंट पैटर्न रिगार्डिंग रिकॉल। रिकॉल के रिगार्डिंग 2 कंसिस्टेंट पैटर्न इन्होंने एस्टैब्लिश किए। फर्स्ट कि मेमोरी जो है वो इनएक्यूरेट है, राइट? मेमोरी इज़ नॉट एकदम एक्यूरेट। आप कोई चीज़ सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 100% फोटोकॉपी देख लेते हैं, है ना? कई बार एग्ज़ाम में आप पढ़ के गए हो, बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न की और एग्ज़ाम में गलत लिख के आ गए, होता है ना? और कई सारी चीज़ें डिट्टो कॉपी तो नहीं कर पाते हो आप, राइट? तो मेमोरी जो है वो इनएक्यूरेट है, मेमोरी इज़ नॉट एक्यूरेट। एंड सेकंड इनएक्यूरेसी ऑफ मेमोरी इज सिस्टमैटिक। मेमोरी को जो ये इनएक्यूरेसी है ये सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक इन द सेंस कि ये जो है ये चेंज होते रहती है। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है? दिस डिमॉन्स्ट्रेट दैट नॉलेज यूनिट्स आर नॉट सिंपली स्टोर्ड। ठीक है, नॉलेज जो होता है वो सीधा सीधा स्टोर नहीं हो जाता और उसको कोने में नहीं छोड़ दिया जाता। ठीक है? लेकिन नॉलेज जो होता है दे आर रिटेन्ड, उसको बार-बार रिटेन किया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। जैसे ही न्यू नॉलेज आपके बॉडी में एक्वायर होती है। समझ रहे हो आप? तो जो नॉलेज है इनके अकॉर्डिंग कि मेमोरी जो है वो मेमोरी सिस्टमैटिक है। राइट? इट इज नॉट कि सिंपल तुम्हारी मेमोरी जो बन गई वो हमेशा रहेगी। वो इनएक्यूरेट तो है और इसकी इनएक्यूरेसी की वजह से ये सिस्टमैटिक है। और सिस्टमैटिक होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेमोरी जो होती है, नॉलेज जो होता है, वो सिंपली स्टोर या उस स्टोर करके उसको कोने में नहीं छोड़ दिया जाता। उसको बार-बार रिटेन किया जाता है। जैसे आप किसी चीज़ को आपने याद किया या आपने कोई चीज़ समझा, तो आप उसको बार-बार रिटेन करोगे, आप उसके बारे में सोचोगे, आप उसको दूसरों को बताओगे, है ना? कोई भी नॉलेज जो है जैसे मैं आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आपको जो कुछ समझ में आ रहा है, आप वो दूसरों को बताओगे, ठीक है? तो नॉलेज इज़ रिटेन्ड, ठीक है? एंड इट इज़ मैनिपुलेटेड। आप अपने पॉइंट्स भी उसके अंदर कुछ ना कुछ डालोगे। जैसे मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा होगा अपने मास्टर्स के टाइम पे, राइट? पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो वो सारे इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे रहा हूँ, बट वो मैनिपुलेटेड है। देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जिसमें मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बता रहा हूँ, राइट? दीज़ आर नॉट 100% एज़ जो बुक में लिखा हुआ था, राइट? और उसमें मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं,
ठीक है? तो दे आर रिटेन्ड, दे आर मैनिपुलेटेड एंड दे आर चेंज्ड इंटू न्यू नॉलेजेस। जैसे-जैसे आपको न्यू नॉलेजेस एक्वायर्ड हो रही है, वो एक कुछ और ही टाइप के नॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? वो एक एक्यूमुलेशन है मल्टीपल नॉलेजेस का, है ना? तो आई गेस आपको समझ में आ गया। ये बार्टलेट की जो वर्किंग ये रिकॉल को समझाने का जो तरीका था, अ, उनको इन्होंने समझाया है। ठीक है? तो मेमोरी जो है, पहला, मेमोरी इज़ इनएक्यूरेट एंड सेकंड, मेमोरी इनएक्यूरेसी ऑफ मेमोरी इज़ सिस्टमैटिक। ओके। इसी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को समझने के लिए हमारी मेमोरी जो है इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करती है और ये कैसे वर्क करती है, इसके लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स है जिसको हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मेमोरी, और कि मेमोरी का इंफॉर्मेशन, मेमोरी प्रोसेस कैसे करती है इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और सीआईपी मॉडल ऑफ लर्निंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बार एग्जाम में आता है, सीधा सीधा 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, राइट? दे विल आस्क यू कि एक्सप्लेन द सीआईपी मॉडल ऑफ लर्निंग। तो इसको आप अच्छे से, जितना अच्छे से समझ सकते हैं, आप इसको ट्राई करिए समझने का। देखिए, सीआईपी मॉडल ऑफ लर्निंग क्या है, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या कहता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। Cognitive information processing of learning presents a well-established paradigm of cognitive behavioral psychology. ठीक है, ये एक बहुत अच्छा वेल स्टैब्लिश एक पैराडाइम को एक्सप्लेन करता है, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है, द मॉडल आर्टिकुलेट्स द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी। याद होगा आपको, हमने वर्किंग मेमोरी के बारे में पढ़ा था। अ, अगर वर्किंग मेमोरी आपको याद नहीं है तो याद होगा, वो जो मॉडल था मेमोरी का, वेयर वी हैव स्टडीड अबाउट सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग मेमोरी, राइट? लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वर्किंग मेमोरी क्या है? वर्किंग मेमोरी इज टास्क्ड विद द बर्डन ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करने के लिए वर्किंग मेमोरी को काम दिया गया है, राइट? ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी अ, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और उसको वापस लॉन्ग टर्म मेमोरी से लेने के लिए, वापस वहां से निकाल के लाने के लिए, और उसको सामने में रखने के लिए, राइट? ये इसका फंक्शन है वर्किंग मेमोरी का। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा इस लाइन पे फोकस करें, प्रोसेसिंग इनकमिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ किस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस लाइन की बात कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, इनकमिंग इंफॉर्मेशन, transferring information to long term memory and retrieval of information from long term memory। ये रोल किसका था? ये रोल था हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी का। इफ यू सी दिस, लेट्स रिकॉल, देखते हैं क्या है वर्किंग मेमोरी। तो इफ यू सी, ये रहा हमारा वर्किंग मेमोरी मॉडल। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो गो थ्रू दैट दोज वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है वहां पे, बहुत चीजें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा वर्किंग मेमोरी मॉडल, राइट? और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो दिस इज अ सेंसरी मेमोरी, और यहाँ पे आता है हमारा सेकेंडरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट? एसटीएम, एंड दिस इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यही जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसी को हम वर्किंग मेमोरी एट सम एक्सटेंट बोलते हैं, बिकॉज वर्किंग मेमोरी का थोड़ा और ज्यादा वर्क हो जाता है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट? और आप देख सकते हो अगेन, यहाँ पे जो भी सेंसरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसको प्रोसेस करने का काम कौन सा कर रहा है? तुम्हारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, विच इज योर वर्किंग मेमोरी, राइट? एंड जो इंफॉर्मेशन हमें लॉन्ग टर्म से रिट्रीव करना है, ठीक है, एलटीएम से, लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमें रिट्रीव करना है। क्यों रिट्रीव करना है? क्योंकि देखो, मान लो मैं आपको डॉग दिखाता हूँ, अब आप, ये जो डॉग के कॉन्सेप्ट है, ये तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही स्टोर्ड है ना, वहीं से तो रिट्रीव करोगे। ठीक है, तो जो रिट्रीव करना है, वो भी अल्टीमेटली कहाँ आएगा? आपके इसी वर्किंग मेमोरी में आएगा। ओके, और कि कौन सी मेमोरी जो है, जो आपके काम की नहीं है, उसको निकाल देना है, ठीक है, वो भी आपके इसी वर्किंग मेमोरी का ही रोल है। तो इमेजिन करिए एक ऑफिस, जहाँ पे जो डेस्क होता है, जहाँ पे बहुत सारी फाइलें वगैरह आती है,
राइट? और वो फाइलें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, राइट? उसको कई कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है जिसको अंदर भेज दिया जाता है, कुछ फालतू फाइल्स होती है जिसको बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है? और कुछ फाइल्स होती है जिसको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका वर्किंग मेमोरी का रोल है, राइट? और उसी को हम इस मॉडल में समझने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा-सा इसको डिटेल में देखते हैं और ये जो वर्किंग मेमोरी मॉडल है आई गेस आपको ये क्लियर होगा, राइट? ये हमने पहले देखा हुआ है। सेंसरी मेमोरी मैं एक बार फिर भी रिकॉल करा देता हूँ। सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारे सेंसेस से मिलती है, राइट? बहुत माइन्यूट सेकंड्स के लिए रहती है, फिर उसको भेज दिया जाता है इंटू शॉर्ट टर्म मेमोरी व्हिच इज़ योर वर्किंग मेमोरी, राइट? और फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर अगर वो इम्पोर्ट इन्फो आप उसको बार-बार रिपीट करोगे एंड वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी के साथ एक्युमुलेट कर दी गई तो फिर उसको सेंड कर दिया जाएगा, मतलब एक्युमुलेट कर देना मतलब कि उसको किसी के साथ एसोसिएट कर दिया हमने किसी प्रीवियस मेमोरी के साथ, ठीक है? तो उसको फिर वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी या उसको बार-बार अगर हम रिपीट करेंगे तो भी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी पे चली जाती है, राइट? लेकिन अगर जो इन्फॉर्मेशंस यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस है, उसको क्या कर दिया जाता है? उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको उसका डीके हो जाता है। आई गेस ये मॉडल क्लियर होगा, राइट? अ यही जो मॉडल है दिस एक्सप्लेन्स द वर्किंग मेमोरी कैसे फंक्शन करता है इसको ये एक्सप्लेन करता है। और हमने जो डेफिनेशन पढ़ा, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोसेसिंग इनकमिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? ये तीनों काम हमारे वर्किंग मेमोरी के काम हैं। ठीक है? इंफॉर्मेशन को इनकमिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना लॉन्ग टर्म मेमोरी में और इंफॉर्मेशन लेना निकालना लॉन्ग टर्म मेमोरी से, ठीक है? वो ये तीनों वर्क जो है ये तीनों वर्क हमारे वर्किंग मेमोरी का काम है, ठीक है? तो आई गेस ये क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है मेमोरी में वो कैसे होता है? ये एक तरीके से अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो ये एक आप कंप्यूटर का एग्जांपल देख सकते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, आप सबसे पहले इंफॉर्मेशंस को एक्यूमुलेट करते हैं, बहुत जगह से इंफॉर्मेशंस लेते हैं, राइट? फिर क्या करते हैं आप उसको प्रोसेस करते हैं, राइट? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस उसको डॉक्यूमेंटाइज करते हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में उस पूरे इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है आपके ऑफिस के लिए, राइट? आपने सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया, फिर क्या करोगे आप? उन सारे इंफॉर्मेशंस को एक प्रॉपर जरूरी नहीं है सारे इंफॉर्मेशन, जो यूजफुल इंफॉर्मेशंस होंगे, राइट? उसको एक प्रॉपर फॉर्म में एक प्रॉपर वे में लिखोगे एक जगह पे, राइट? दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है? आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो। फिर क्या करोगे? आप जो है उसमें एडिटिंग वगैरह करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो रखोगे, कुछ फालतू चीज़ें होंगी उसको निकाल दोगे। बहुत सारी चीज़ें जो है उसको सेव करोगे फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? अब जो इन्फॉर्मेशन आपने ले ली है, ठीक है? आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट लगी, ये सब जो कुछ आपने लिख दिया, अब उसको फाइनली आप सेव भी तो करोगे, राइट? तो सेविंग का काम होगा। फिर क्या करोगे? अब जो कुछ भी आपने सेव किया है, उसको एक प्रॉपर जगह पे स्टोर करके रख दोगे, राइट? क्योंकि फिर वो आप ताकि बाद में उसको रिट्रीव कर सको, राइट? बाद में आप उसको निकाल सको, है ना? तो यही जो है सेम प्रोसेस हमारा वर्किंग मेमोरी भी करता है। ओके? आई गेस आपको ये क्लियर हो गया? तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, राइट, इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और वर्किंग मेमोरी मॉडल से कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके पूछें, राइट? कोई कंफ्यूजन कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट में आंसर करने की। तो दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इज। आई गेस ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए प्रोसेसिंग होता कैसे है इस वर्किंग मेमोरी में, इसको हम शॉर्ट में एक समराइज्ड वे में समझ लेते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। देखिए प्रोसेसिंग में क्या-क्या होता है? जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ये वर्किंग मेमोरी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करता है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, एन्कोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एन्कोडिंग में क्या होता है, जो भी अभी हमने देखा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, राइट? और इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ना किसी चीज़ से इन्फॉर्मेशंस को जोड़ दिया जाता है, राइट? हमारे पास एक्जिस्टिंग मेमोरी है और उन्हीं एक्जिस्टिंग मेमोरी से हम इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं अटैच कर देते हैं, तो दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन इज, राइट? जैसे आपने क्या किया, आपने फ्लावर के कोई बहुत सुंदर सा फ्लावर देखा, राइट? अब आपके एग्जिस्टिंग मेमोरी में उस फ्लावर का नाम है जो आपने पहले कभी किताब में पढ़ा था।
अब आपके एक्सपीरियंसेस में वो फ्लावर एज़ अ विजुअल भी आ गया बिकॉज़ आपने उसको लाइव देख लिया, राइट? तो अब जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी, उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको रिप्रेज़ेंट कर दिया जाता है विद द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। दैट इज़ द रोल ऑफ वर्किंग मेमोरी। यही काम तो वर्किंग मेमोरी कर रहा है, यही काम तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कर रहा था, राइट? ओके। और एक्चुअली वर्किंग मेमोरी थोड़ा-सा ब्रॉड है, वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो थोड़ा-सा बड़ा बड़ा है। हम लोग आने वाले जो यूनिट्स हैं, वहाँ पे हम लोग और अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे एंड विल आल्सो सी द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी। ओके। फिर उसके बाद इसका रोल होता है स्टोरेज। तो जितने भी इंफॉर्मेशंस आपने प्रोसेस किया है, आपने गैदर किया है, जो भी काम की चीज़ें होंगी, उसको डेफिनिटली स्टोर कर लिया जाएगा इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है? और उसको मतलब उस इंफॉर्मेशन को होल्ड कर लिया जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट? लंबे समय के लिए उसको होल्ड कर लिया जाएगा। देन द नेक्स्ट एस्पेक्ट कम्स व्हिच इज रिट्रीवल, यानी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना मतलब गेटिंग द इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड, राइट? अगर आपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो स्टोर होगा तो उससे क्या फायदा हमें? हमें वो इंफॉर्मेशन मिलना भी तो चाहिए ना जब हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, राइट? तो रिट्रीवल इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वर्किंग मेमोरी। याद रखिएगा, ये तीन कॉन्सेप्ट इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है? ये तीनों मिलके एक वर्किंग मेमोरी का रोल बताते हैं। ये वर्किंग मेमोरी या हमारी मेमोरी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करती है, ठीक है? द इंटायर सिस्टम इज गाइडेड बाय अ कंट्रोल प्रोसेस दैट डिटरमाइंस हाउ एंड व्हेन द इंफॉर्मेशन विल फ्लो थ्रू द सिस्टम। ये सारा जो चीजें हो रही है, ये एक कंट्रोल प्रोसेस से गाइडेड होती है, ठीक है? कि इंफॉर्मेशन जो है कब और कैसे पूरे सिस्टम में फ्लो करेगी, ठीक है? तो इसका जो फ्लो है, वो एक प्रॉपर्ली गाइडेड फ्लो होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आया और शुरू हो गया, राइट? तो ये सारा जो सिस्टम होता है, ये एक कंट्रोल प्रोसेस से गाइडेड होता है, ठीक है? और उसी से डिटरमाइन होता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी। दैट इज़ योर वर्किंग मेमोरी, राइट? सो ये अभी हमने देख लिया 3 एस्पेक्ट्स, एन्कोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, राइट? हमें पता चला कि कॉग्निशन जो है वो एन्कोडिंग, स्ट्रक्चरिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग और जितने भी नॉलेज है ना? उसको लर्निंग का एक एस्पेक्ट है, राइट? यही तो है कॉग्निशन, ठीक है? तो फेयरवेल के अकॉर्डिंग इनके भी कुछ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जिनको हमें पढ़ना है और जो थोड़ा हम देखते हैं कि क्या ये डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है, राइट? और फेयरवेल ने इन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में क्या कहा, ठीक है? तो इनको थोड़ा समझते हैं क्योंकि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स क्या-क्या है, उनको थोड़ा-सा समझते हैं। तो फेयरवेल बोलते हैं कि ब्रेन चेंज ब्रॉट अबाउट बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और एक्सपीरियंसेस, ये एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है। मतलब हमारा ब्रेन में कोई चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, मतलब हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं, राइट? हमारे ब्रेन के अंदर भी तो चेंजेस आ रहे हैं, राइट? या हम नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, राइट? तो वो जो है वो भी एक फैक्टर है। ये जो हमने इनकोडिंग, रिट्रीविंग और नॉलेज गेनिंग जितने भी हमने प्रोसेसेस देखे, राइट? और क्या है? इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग कैपेसिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड नॉलेज डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे हम मैच्योर हो रहे हैं, जैसे जैसे हम हमारा नॉलेज डेवलप हो रहा है, राइट? हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है। प्रोसेस हम बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, राइट? हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो कैपेसिटी, स्पीड और एफिशिएंसी, ये तीनों जो है हमारे इंक्रीज हो रहे हैं एज वी आर मैच्योरिंग, राइट? एज वी आर डेवलपिंग, है कि नहीं? जैसे कि मैं अगर आपको सिंपली एग्जांपल दूं, जब आप छोटे थे, आपको कोई चीज कुछ कहा जाता था, क्या आप उसको रिस्पॉन्ड करते थे या आप उस बात को समझ पाते थे? नहीं। या उस चीज को प्रोसेस करने में आपको टाइम लगता था। लेकिन अगर मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आप सब लोग मास्टर्स कर रहे हैं, राइट? तो मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ और आई डोंट थिंक आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी, राइट? तो आप इसको बहुत जल्दी प्रोसेस कर पा रहे हैं, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छी है, राइट? और आपकी कैपेसिटी, आप बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को एक साथ प्रोसेस कर पा रहे हैं, राइट? तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये जैसे जैसे आपका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन हुआ, राइट? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़े, राइट? जैसे जैसे उसी तरीके से आपका नॉलेज डेवलपमेंट भी हुआ, है कि नहीं? ओके। थर्ड फैक्टर क्या है?
मॉडिफिकेशन ऑफ कनेक्शंस इन अ न्यूरल नेटवर्क। इसका मतलब क्या है कि देखिए हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा, राइट? न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स जो होता है वो इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स और साइनेप्टिक सिनेप्सिस, राइट? नर्व एंडिंग्स ये सारे प्रेजेंट होते हैं। माइलिन शीथ कुछ इस तरीके का होता है न्यूरॉन। शायद आपने देखा हो, राइट? समथिंग लाइक दिस, राइट? और ये जो है ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, मे बी आपने कभी पढ़ा होगा। सॉरी, मेरा डायग्राम जो है इट इज नॉट वेरी गुड, बट यू कैन रिलेट, राइट? इस तरीके का होता है न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है, राइट? दीज आर द डेंड्राइट्स। ओके, सो एक मैंने एक रफ स्ट्रक्चर बना दिया है, इसके ऊपर कुछ आपको माइलिन से देखने को मिलती है, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो ये माइलिन स्थित है, दोनों साइड आपको देखने को मिलेगी। बीच वाला जो आपको पॉइंट पार्ट दिख रहा है वो है एक्सॉन, राइट? ओके, सो ये जो है ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, एक रफ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, दीज आर द नर्व एंडिंग्स। सो इस तरीके के ऐसे ही न्यूरॉन के कनेक्शंस हमारे ब्रेन में बहुत सारे होते हैं, और जैसे जैसे हमारा ब्रेन डेवलप होता है ये कनेक्शंस और स्ट्रांग होने लग जाते हैं, इनमें और मॉडिफिकेशंस आते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं, न्यू न्यू इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन का जो कनेक्शंस होते हैं वो और बेटर होते जाते हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ कनेक्शंस इन द न्यूरल नेटवर्क, right? New emergent concepts arising from repeated self-organization as a result of adapting to the demands of a changing environment, right? देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आता है, राइट? उस हमारे इंफॉर्मेशंस, हमारे नॉलेजेस में भी चेंज आता है, राइट? हमारा जो नॉलेज जिस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एक न्यू कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, निकल के आते हैं, राइट? बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पहले शायद नहीं पता होगा, अब शायद आपको पता चल रहा है, राइट? या 10 साल पहले अभी नहीं पता होगा आपको, 10 साल पहले आपके कॉन्सेप्ट्स किसी चीज को लेके कुछ और होंगे, राइट? अभी आपके कॉन्सेप्ट्स किसी चीज को लेके कुछ और है, राइट? तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके नॉलेजेस के ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन से और इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से भी आप अवेयर होने लग जाते हैं, आप उसमें अडेप्ट होने लग जाते हैं, राइट? तो न्यू इमर्जेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, है ना? ये होने लग जाता है। देन इंक्रीज कैपेसिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेटाकॉग्निशन, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेटाकॉग्निशन के लिए हमारी कैपेसिटी जो है और इंक्रीज हो जाती है, राइट? कोई छोटी मोटी चीजें अब आपको ज्यादा टेंस नहीं करती है। आप कोई भी जैसे शूलेस बांधना हुआ, पहले बचपन में शायद शूलेस बांधना बहुत डिफिकल्ट होता होगा, राइट? अब तो नहीं है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेटाकॉग्निशन जो है हमारा इंक्रीज होता जाता है एज वी ग्रो ऑन, राइट? सो ये जो हमने पहले प्रोसेसेस देखे थे, राइट? जहाँ पे हमने इनकोडिंग, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, ये सारी चीजें जो देखी थी, इसमें जैसे जैसे हमारे में डेवलपमेंट होता जाता है उसमें चेंजेस आते जाते हैं, वे ऑफ इनकोडिंग, वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग, राइट? हमारा कॉग्निशन जो है वो बेटर होता जाता है। तो ये फेलवेल ने जो है 5 एस्पेक्ट्स दिए थे, 5 फैक्टर्स दिए थे, जो इन प्रोसेसेस को इफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ अब एक-एक करके हम इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं। हमने पढ़ा था इनकोडिंग, राइट? हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, राइट? फिर हमने पढ़ा था क्या कहते हैं आपका स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, राइट? तो इन सारों सारी चीज़ों को हम एक-एक करके इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। सो इनकोडिंग क्या होता है? आप जब किसी के सामने होते हैं, राइट? तो कोई कोई पर्सन आपको कुछ कह रहा है और आप उसको समझ पा रहे हैं, तो देन दैट इज इनकोडिंग, राइट? इनकोडिंग जो है ये क्या होता है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है,
राइट? और उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक पॉइंट, एन्कोडिंग अकर्स ड्यूरिंग द इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलस और इवेंट। ठीक है? ये इनिशियल प्रोसेसिंग होती है किसी भी स्टिमुलस और इवेंट की। ठीक है? तो कोई भी स्टिमुलस आपको मिला या कोई इवेंट आपके सामने हो रहा है, देन दैट इज़, आप उसको अगर प्रोसेस कर रहे हैं तो वो एन्कोडिंग है। ठीक है? मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द प्रोसेस। अब जैसे-जैसे आप मैच्योर होते हैं, जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब आप जैसे-जैसे एजेड होते हैं, राइट? आपने बहुत सारी चीज़ें की होती है, तो आपको आपका जो एन्कोडिंग प्रोसेस है, वो इफ़ेक्ट होता है, राइट? वो शायद और बेटर तरीके से हो पाएगा। देखिए, द एडल्ट कैपेसिटी फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ 5 प्लस 2 डिजिट माइट बी as much as 2 digit lower for the children aged 5 एंड 1 डिजिट लोअर फॉर द चिल्ड्रन एजेड 9। तो अगर हम एक जनरल पर्सन में देखें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन कैरी हो सकती है, ये हमने पहले पढ़ा था, द मिलर्स मैजिक नंबर, वो जो 7 था, राइट? 5 प्लस 2 मीन्स 7 डिजिट्स तक आप जो है अ, कोई भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिटेन करके रख सकते हैं, है ना? जैसे मैं अगर आपको 10 नंबर दूंगा तो उसमें से 7 नंबर जो है आप इजीली उसको रिटेन करके रख लोगे। उसके बाद चांसेस है कि आप भूलने लग जाओगे। लेकिन जो चाइल्ड होता है अगर वो 5 साल का है तो उसमें 2 डिजिट कम वो स्टोर करके रख पाएगा अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और वही अगर चाइल्ड 9 साल का है तो शायद 1 डिजिट कम वो नॉर्मल पर्सन से स्टोर करके रख पाएगा अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है? तो ये जो है ये आप देख सकते हो कि एन्कोडिंग कैसे इफेक्ट होता है एज़ वी मैच्योर, एज़ आवर एज इंक्रीजेस। ठीक है? तो जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे-जैसे हम मैच्योर होते हैं, जैसे-जैसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हमें आते हैं, इनकोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है? एज़ फॉर एक्सपीरियंस, न्यूबीज़ रिमेंबर्स न्यू इन्फॉर्मेशन लेस वेल देन एक्सपर्ट्स। जो न्यूबीज़ होते हैं, राइट? न्यूब्स होते हैं, अ, जो न्यू-न्यू किसी कंपनी में या कहीं पे आए होते हैं, किसी चीज़ को जॉइन किया होता है, ठीक है? उनमें ज़्यादा कम चांसेस है कि वो इन्फॉर्मेशंस को याद रखेंगे, क्योंकि अ, अभी वो उनमें एन्कोडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हुई है, ठीक है? कंपेयर टू जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है? आप देखो किसी बेटर अच्छे हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ पे अ, आप अपने सिम्पटम्स बताओ, डॉक्टर तुरंत बता देगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ऐसे ही मतलब हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे आपको कोई और इंटर्न मिल जाता है, ठीक है? या रिसेंटली किसी ने स्टार्ट किया होगा अपना रेसिडेंस, राइट, इन द हॉस्पिटल, तो वो जो होगा वो शायद किताब खोलने लग जाए, या वो एक बार अपने डायग्नोस्टिक को चेक करने लग जाए कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, राइट? तो देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन द पर्सन्स जिसके पास एक्सपीरियंस है एंड जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है? तो इनकोडिंग में वेरिएशन आ सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द एज, राइट? ओके, नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसको भी थोड़ा समझते हैं, ये क्या है? तो जैसे हमने अभी इनकोडिंग किया था, राइट? वहाँ पे हमने क्या किया था? इन्फॉर्मेशंस को गैदर किया था। अब हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे? यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर फॉर्म में स्ट्रक्चर करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, बिकॉज देखिए अगर आप किसी चीज को, कोई इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं और अगर आप उसको स्ट्रक्चर नहीं करते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सके, राइट? वो नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल हम उसको कैटेगराइज कर सके, हम उसको स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि वो इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर मेमोरी में कन्वर्ट हो सके, राइट? तो स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो है ये बहुत बड़ा की स्टेप है फॉर मेमोरी डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है क्या? स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अकर्स एज द लीनियर प्रोसेसेस एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक लीनियर प्रोसेस है जहां पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, राइट? यही तो ये लाइन कह रहा है। अब देखिए क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जब मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस क्या स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को भी इफेक्ट करते हैं? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस जो है वो इनकोडिंग को तो इफेक्ट करते ही है, राइट? क्या ये स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को भी इफेक्ट करते हैं? देखिए क्वेश्चन यही है, सो हाउ डज मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस इफेक्ट्स स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को। तो एक रिसर्च में ये देखा गया है कि जब कोई चाइल्ड होता है
सॉरी। हाँ, तो एक रिसर्च में ये देखा गया है कि जब कोई चाइल्ड होता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको बार-बार वो कैसे रिमेंबर करता है, वो उसको रिहर्स करके रिमेंबर करता है, राइट? व्हेन प्रेजेंटेड विद इन्फॉर्मेशन दे आर आस्क्ड टू रिमेंबर, यंगर चिल्ड्रन डू रिहर्स इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट, राइट? वो उसको बार-बार रिहर्स करते हैं इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करने के लिए। लेकिन जैसे-जैसे वो स्कूल में जाते हैं, उनको न्यू-न्यू स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है ताकि वो इन्फॉर्मेशंस को बिना रिहर्स किए या प्रॉपर वे में उसको याद कर सके, राइट? स्ट्रेटजीज उनके अंदर डेवलप की जाती है। तो एज दे गेट इनटू द स्कूल दे बिगिन टू डेवलप और आर टॉट वेरियस स्ट्रेटजीज, या तो वो खुद डेवलप करेंगे या उनको सिखाया जाएगा अलग अलग स्ट्रेटजीज ताकि वो इंफॉर्मेशन को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सके, राइट? एट फर्स्ट दीज स्ट्रेटजीज आर ओनली यूज्ड व्हेन prompted by someone else, राइट? पहले क्या होता था, पहले क्या होगा कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी उनको बताई जाएगी और उनको जब बोला जाएगा तभी वो यूज़ कर पाएँगे, राइट? बार-बार उनको बोलना पड़ेगा कि आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करो। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि ऐड 2+3, आप क्या करोगे? पहले हम उनको स्ट्रेटजी सिखाते हैं कि देखो 2 उँगली निकालो और 3 उँगली निकालो। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितनी उँगलियाँ होंगी, राइट? तो दैट विल बी 5, है ना? तो ऐसे करके हम उनको न्यू-न्यू स्ट्रेटजीज़ सिखाते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐड 2+3, क्या आप उँगलियाँ निकाल के उसको काउंट करोगे? नहीं। यानी फिर जब आप मैच्योर हो जाते हो, तो आपको स्ट्रेटजीज़ यूज़ करना खुद आ जाता है, राइट? As the child becomes more competent in their use and uses them more frequently, the child will increasingly use the strategies spontaneously, right? Child जो होगा वो स्ट्रेटजीज को खुद ब खुद ही यूज करने लग जाएगा, जैसे जैसे अगर वो जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता जाएगा, राइट? और जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा। बिकॉज पहले क्या होता है, पहले हमें स्ट्रेटजी सिखानी पड़ती है, हमें बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे तरीके हमें सिखाने पड़ते हैं, राइट? किसी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, मतलब सस्टेन रखने के लिए हमारे मेमोरी के अंदर, राइट? लेकिन बाद में उन स्ट्रेटजीज को हम खुद मास्टर कर लेते हैं और हम उसको फ्रीक्वेंटली यूज करने लग जाते हैं। जैसे कि आप याद करिए, आपने पहली बार शूलेस बांधना कैसे सीखा था, राइट? कोई ना कोई आपको म्यूजिक की तरह या किसी तरीके से आपको शूलेस बांधना सिखाया गया होगा। फर्स्ट टाइम आपको नहीं आता था, सेकंड टाइम आप स्ट्रेटजीज का यूज करने लग गए, धीरे धीरे जो है आप इसमें मोर फ्रीक्वेंट हो गए। अभी आपको अगर शूलेस बांधना पड़े तो आप जो है उस स्ट्रेटजी को विद इन योर हार्ट बीट आप उसको कर लोगे, राइट? तो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन बिकम मैच्योर। ठीक है, मैच्योरेशन की वजह से अ, जो हम पढ़ रहे थे अभी, स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बहुत इजी हो जाता है। ओके, सो आई गेस ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी अ चाइल्ड डेवलप्स इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। यानी जब अब जो है वो चाइल्ड डेवलप कर लेगा इंफॉर्मेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, right? As is the case with other information processing capacities, the ability changes with both maturations and the experiences. ठीक है, मतलब कि अब जो आप समझ गए होंगे कि कैसे मैच्योरेशन और एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटीज जो होती है वो भी इंक्रीज होती है, राइट? तो ये अभी हमने एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पीपल, प्लेस, इवेंट, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, ठीक है, उन सब का हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं और उस रिलेशन के साथ हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ताकि वो हमारे डाटाबेस में या हमारी मेमोरी में वो स्टोर हो सके। ठीक है, एक रिलेशन डेवलप होगा, राइट? पीपल के बीच में, प्लेस के बीच में, सब्सटेंस के बीच में, राइट? एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो मेमोरी भी बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहेगी, राइट? दीज आर द टेक्निक्स जो चाहे बच्चों को सिखाई जाती है, राइट? ताकि वो इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक याद रख सके। अगर आपको, आप भी चाहते हो कि आप इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक किसी इंफॉर्मेशन को याद रखो, तो आप उसको एसोसिएट करो विथ योर प्रीवियस नॉलेजेस, राइट? आप उस इंफॉर्मेशन को अपने प्रीवियस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशंस जो है उनके साथ उसको एसोसिएट करो, उसको उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म करो, राइट? और अपने इंफॉर्मेशन को वहां पे स्टेब्लिश करो। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। दिस दिस इज अ वेरी वेल प्रूवन टेक्निक, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो
अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉश। इन्होंने 1981 में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया 2 फंडामेंटल फीचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यानी कॉन्सेप्ट्स कैसे डेवलप होते हैं, उसके 2 फंडामेंटल फीचर इन्होंने बताए। जैसे कि इन्होंने बोला कि ये ईज़ी होता है जब आप सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो किसी भी कम्युनिटी में, और किसी डिसिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई यानी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो किसी मान लो जैसे वो उस कॉलोनी का पार्ट नहीं है या उस सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कंपेयर टू अदर वंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं। इसका मैं बहुत अच्छा से एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि आप कॉन्सेप्ट्स को कैसे बहुत इजीली डेवलप कर सकते हो। तो जैसे कि आपके सामने 2 फोटोज रखे हुए हैं, राइट? अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है, आपको डिसिमिलैरिटीज दिख रही है, राइट? एक फोटो में आपको सिर्फ काउस दिख रही है और काउस से कैसे मिल्क निकाला जा रहा है और बहुत सारी चीजें। दूसरे फोटो में काउस दिख रही है और एनिमल्स दिख रहे हैं, राइट? और ह्यूमंस दिख रहे हैं, सॉरी। और दूसरे फोटो में अगर आप देखो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दिख रहे हैं जो प्री हिस्टोरिक एजेस में एनिमल्स हुआ करते थे, राइट? या उनकी जो ड्राइंग्स थी एनिमल्स को लेके। ओके, सो अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला बिकॉज वुड बी इजियर टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज अमंग काउज एंड डिफरेंस बिटवीन काउज देन इट वुड बी to identify similarities among all animals or to differentiate all animals from all plants। अगर आप इन दोनों फोटोज को देखो, राइट, इन दोनों फोटोज में आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि 2 काउस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है या 2 काउस के बीच में क्या डिफरेंसेस है, राइट? आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना? कर लोगे? या आपको मैं बोलूं कि आप इन ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करो, आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन ये आपको अगर मैं दूसरे फोटो को दिखाऊं, राइट, इफ यू सी द सेकंड फोटो, नाउ यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ इन एनिमल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, या यहाँ पे अगर कोई प्लांट होता तो इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, राइट? तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। हम एक ग्रुप के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंस देखते हैं, राइट? ना कि हम मल्टीपल ग्रुप्स और मल्टीपल सोसाइटीज के अंदर। ओके, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू एक सिंगल ग्रुप के अंदर। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये रॉस का कॉन्सेप्ट था, आई गेस ये क्लियर हो गया, राइट? और इनका ये एक्सप्लेनेशन था। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बिकॉज अब हमने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लिया है और अब इसका जो मेन गोल है, अब इंफॉर्मेशन को उसको स्टोर करना है और फिर उसके बाद उसको रिट्रीव करना है, राइट? रिट्रीव करना मतलब उसको निकालना है हमारी मेमोरी से। अब कितना इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं और कितना इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टिमुलस का, वो भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है। मतलब जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, अभी तक हमने एज और एक्सपीरियंस को देखा, राइट? मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस को देखा कि कैसे-कैसे वो इफेक्ट करता है प्रोसेसिंग में, कैसे वो इफेक्ट करता है एन्कोडिंग में। नाउ अब हम देख रहे हैं वो कैसे इफेक्ट करता है स्टोरेज एंड रिट्रीवल में। तो जैसे समय बढ़ता है, अ, ये कैपेबिलिटी भी पर्सन के अंदर चेंज होने लग जाती है, राइट? कि वो कितने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है या रिट्रीव कर सकता है। इसके इसको इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि एक टेस्ट किया गया था, एक रिसर्च किया गया था जहां पे ये देखा गया कि पर्सन, कोई बच्चा अगर 7 मंथ से छोटा है, ठीक है, 7 मंथ या उससे कम, कि कुछ जो इन्फेंट्स होते हैं विल नॉट सीक एन ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन सोन एंड देन रिमूव फ्रॉम द व्यू। मतलब अगर मैं उनको कोई ऑब्जेक्ट दिखा दूं और उनके सामने से वो ऑब्जेक्ट को हटा दूं आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट के लिए परेशान नहीं होंगे। उनको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ओके, तो फॉर देम स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इज मच डिफिकल्ट। जो आने वाले टाइम में आप, जैसे मैं आपको ये तो नहीं कर सकता ना, मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा दूं और फिर उसको छुपा दूं और आपको लगे, आपको ऐसा थोड़ी लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो है और मैंने छुपा रखा है, आप मुझसे मांगोगे वो ऑब्जेक्ट, राइट? मैं आपका फोन ले लूं और उसको छुपा दूं, राइट? तो आप आप पेलोगे मेरे को पकड़ के, राइट, कि फोन दे, राइट? बट ये बच्चा जो है, बच्चे के लिए, फॉर द चाइल्ड हु इज लेस देन 7 मंथ, इनके लिए ये कैपेबिलिटी अभी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है? द इन्फेंट हैज इनकोडेड द ऑब्जेक्ट सच एज अ रेटल एंड विल रीच फॉर इट,
but seems to lose interest as soon as it is no longer in view। ठीक है? ऑब्जेक्ट जो पर्सन जो ये जो चाइल्ड है, ये जो इन्फेंट है, ये इसने ऑब्जेक्ट को इनकोड तो कर लिया है, ठीक है? और उसकी तरफ वो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसके सामने से वो ऑब्जेक्ट को हटा दूँ या उसको उसके सामने कुछ और रख दूँ, तो वो दूसरी तरफ जाने लग जाएगा, वो उस ऑब्जेक्ट के लिए सीक नहीं करेगा। राइट? आई गेस ये आपको समझ में आ गया। ठीक है? इसको अगर आपको और रिलेटेबल वे में समझना है तो एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने कोई आपने किया ही होगा ये पिकाबू, राइट? ये पिकाबू जो हम करते हैं, राइट? कोई बच्चे के सामने ऐसे दोनों हैंड्स रख देते हैं, राइट? और फिर बोलते हैं पिकाबू, फिर अचानक से हैंड हटाते हैं तो बच्चा कितना खुश हो जाता है सडनली, राइट? और फिर वापस हैंड रख देते हैं तो बच्चा जो है कंसर्न हो जाता है, कहाँ गया? फिर सामने से हाथ हटाते हैं, फिर बच्चा जो है खुश हो जाता है। तो ये जो पिकाबू है ये बेसिकली यही है, ठीक है? कि जो चाइल्ड जो 7 मंथ से कम है, ये 7 मंथ है, वो उसमें ये कैपेबिलिटी अभी आई नहीं है, ठीक है? उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो पर्सन जो है अब एक्सिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे ही उसके सामने आपने दोनों हाथ रख दिया अपने फेस के सामने, अ, उस बच्चे को लग रहा है कि वो पर्सन जो है वो डिसअपीयर हो गया है। और सडनली जब आपने हाथ हटाया तो पर्सन उसके सामने फिर से अपीयर हो जाता है, तो इट फील्स लाइक कि वो फिर से प्रकट हो गया वो पर्सन, राइट? तो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है बच्चे के लिए, राइट? जैसे मैं आपके आप इमेजिन करो कि आपके सामने मैं एक एलिफेंट को गायब कर दूं, राइट? और फिर वापस मैं एलिफेंट को ले आऊं, सो आपको कैसा फील होगा, राइट? वैसे ही फील वो बच्चे को होता है। ओके, सो ये जो है ये आपको 7 मंथ या उससे कम के बच्चे में आपको देखने को मिलेगी। Okay, about 7 months attains what is called object permanence। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ये वही था जो अभी हम देख रहे थे। अभी तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही वो 7 साल का 7 महीने का होता है या उससे ज्यादा का होने लग जाता है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। अब अगर आप उसको रिमूव भी कर दोगे तो भी वो आपको वो ढूंढेगा उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अगर मैं उसको छिपा भी दूंगा तो भी वो ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा और आपका ये पिकअबू वर्क नहीं करेगा। ठीक है? सो 7 मंथ्स के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। तो इवन ये जो है ये रिसर्च में देखा गया था कि जब एक बॉक्स के अंदर उस बॉल को डाल दिया गया और बच्चे को बोला कि ढूँढने के लिए, जो 7 मंथ से छोटा बच्चा था वो उसको नहीं ढूँढा क्योंकि उसके लिए बॉल डिसअपीयर हो गया था। लेकिन जो बड़ा बच्चा था उसने कोई टेक्निक डेवलप किया और उससे बॉल को निकाल लिया। ओके, तो समझ में आया? जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल का इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स जो है वो भी पर्सन के अंदर डेवलप होने लग जा रही है, राइट? तो एक स्टडी हुई थी बाय ब्यूअर मेंडलर एंड उनके एसोसिएट्स। उन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया? उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया अ चाइल्ड्स इंक्रीजिंग एबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल मल्टीपल एक्ट्स सीक्वेंस। ठीक है, सिंपल या मल्टीपल एक्ट सीक्वेंस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी। मतलब एक्ट सीक्वेंस क्या होता है? जैसे कि कोई चीज आपको सिखाया जाए और आप उसको करो, ठीक है? तो जो छोटा बच्चा था, बाय एज 13 इन्फेंट्स कैन रिप्रोड्यूस 3 एक्ट सीक्वेंस। मतलब जो 13 महीने तक के बच्चे थे, वो 3 एक्ट सीक्वेंस को रिप्रोड्यूस कर सकते थे। उनको बहुत सारे एक्ट सीक्वेंस सिखाए गए, उनमें से सिर्फ 3 एक्ट सीक्वेंस को ही वो वापस खुद कर पाए। ओके, लेकिन जैसे ही एज बढ़ा, बाय एज 24 मंथ्स दिस हैज इंक्रीज टू 5 एक्ट सीक्वेंस। अब जब बच्चा 24 मंथ्स का हो गया, मतलब 2 साल का, राइट? तो उसमें जो है 5 एक्ट सीक्वेंस करने की कैपेबिलिटी आ गई, मतलब स्टोरेज एंड रिट्रीवल बढ़ गया, है कि नहीं? अच्छा, और जैसे ही वो 30 मंथ्स का हुआ तो वो जो है 8 एक्ट सीक्वेंस कर पा रहा था, राइट? मतलब अब उसमें और रिट्रीवल कैपेबिलिटी आ गई है, ठीक है? और जैसे ही बच्चा एज द चाइल्ड गेन्स लैंग्वेज skills, these their ability to store and recall more complex events increases। मतलब अब हार्ड हार्ड चीजों को स्टोर करना और रिकॉल करना उनके लिए इजी हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रहा है, ये स्टोरेज एंड रिट्रीवल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे मैच्योरेशन होगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, स्टोरेज एंड रिट्रीवल भी बढ़ेगा। तो यस, ये स्टोरेज एंड रिट्रीवल भी एज के साथ इफेक्ट होता है। ओके, तो अब फिर से हम आ जाते हैं फेयरवेल पे। ठीक है, फेयरवेल जो है इन्होंने स्ट्रेटजीज पे बहुत वर्क किया था और ही मेड 4 ऑब्जर्वेशंस अबाउट द स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। स्ट्रेटजी कैसे कैसे डेवलप की जानी चाहिए, उस पे 4 ऑब्जर्वेशंस इन्होंने बनाए। उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो ये क्या थे ये 4 ऑब्जर्वेशंस?
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट जो होता है वो लीनियर नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेटेजी आपने डेवलप की है वो ऐसा नहीं है कि आप जो बनाते जा रहे हो उनको सिखाते जा रहे हो, वो सीखते जाएंगे और वो जो है ना लंबे समय तक चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी आप जो बता रहे हो उसमें क्या होगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो जो है बार बार ट्राई करेंगे तो उसमें फेलियर्स होगा, राइट। उसको उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, उस इंडिविजुअल को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो उस स्ट्रेटेजी को सीख रहा है। ठीक है, तो ये इसमें स्टॉलिंग होगी, इसमें जो है कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। ठीक है, और बहुत आफ्टर इसको करने के बाद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये फिर आप इसमें मास्टर कर पाओगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई स्ट्रेटेजी इज नॉट लीनियर। Second is strategy will continue to develop after it is first demonstrated in its mature form. अगर आपने किसी चीज किसी कोई स्ट्रेटेजी जो है मैच्योर फॉर्म में किसी को दिखा दिया, मतलब एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी आपने किसी को सिखा दिया, बट स्टिल जिसको आपने वो स्ट्रेटेजी सिखाई है इट विल द पर्सन या द इन्फेंट विल मॉडिफाई इट। ठीक है, वो उसको मॉडिफाई करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग उसको डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रेटेजी जो है वो कंटिन्यूअसली डेवलप होता रहेगा जब तक वो जो इंडिविजुअल है उसमें मास्टर नहीं हो जाता। ठीक है, तो इट द स्ट्रेटेजी विल कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर इट इज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द मैच्योर फॉर्म। ओके, चिल्ड्रन शो कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी इन देयर यूज ऑफ स्ट्रेटेजी। बच्चे जो है वो वापस जाते रहते हैं। ठीक है, आगे पहले मतलब इनिशियल स्टेज में चले जाएंगे उस स्ट्रेटेजी के, या बहुत आगे निकल जाएंगे उस स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो वो बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं क्योंकि और या तो कई बार अगर वो स्ट्रेटेजी वर्क कर भी रही है तो भी वो न्यू स्ट्रेटेजी ट्राई करेंगे उस सेम काम को करने के लिए, बिकॉज दे आर टेन टू ट्राई लिटिल बिट मोर, राइट। तो इसलिए वो जो है बार बार न्यू स्ट्रेटेजीज को कोशिश करेंगे नई नई चीजें सीखने की। ओके, सो ये जो हो गया ये थर्ड लॉ हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ है, चिल्ड्रन डिफर इन देयर एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इनटू अ कोहेरेंट पैटर्न फॉर सक्सेसफुल लर्निंग। बच्चे जो है अ, वो डिफरेंट डिफरेंट वे में स्ट्रेटेजीज को इंटीग्रेट करते हैं, राइट, और डिफरेंट तरीके से वो स्ट्रेटेजीज को सीखते हैं ताकि वो सक्सेसफुल लर्निंग हो सके। तो बच्चों को जो है एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए। ठीक है, और एम्पल अमाउंट ऑफ स्ट्रेटेजीज देनी चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से प्रोसेस कर सके और वो अपने लिए उसको सीख सके। ठीक है, तो ये सब जो है ये सारे कुछ फोर फैक्टर्स है जिस तरीके से आप स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर सकते हैं जो फेयरवेल ने बोला था। ठीक है, तो कुछ 4 ऑब्जर्वेशंस जो आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट, ये 4 ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजीज को डेवलप करना चाहिए ताकि जो चाइल्ड है उसकी लर्निंग अच्छे से हो सके, उसमें ये लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छे से डेवलप हो सके, राइट, और उनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फेल हो रहे हैं तो उनको बोलोगे यार तुम कुछ और ट्राई करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। दे शुड हैव गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज उनको देनी चाहिए, इनफ चांसेस उनको देने चाहिए और उनके फेलियर्स में उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में याद रखने हैं और आपको आई गेस समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और जरूर अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियोस, एंड आई गेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एंड विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकंड यूनिट, राइट, सेकंड यूनिट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, तो विद द न्यू कॉन्सेप्ट एंड do subscribe the channel and definitely press the like button if you do like the content जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या मैं जो कंटेंट आपके सामने बना रहा हूँ। It will definitely give me a boost. Thank you.